नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। प्रोसेस मैनेजमेंट में हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम को हमने पढ़ा था, जिसमें कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में या रेडी स्टेट से में जो प्रोसेस हैं उनको सीपीयू में भेजने के लिए शेड्यूलिंग करनी होती है। कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा, कौन सा प्रोसेस बाद में जाएगा। तो हमने देखा था कि ये चीज़ जो होती है ये सीपीयू शेड्यूलिंग कहलाती है। तो इस वीडियो में हम सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है? सीपीयू शेड्यूलिंग जो है ये बेसिकली इसलिए है ताकि सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहे, सीपीयू हमेशा वर्किंग में रहे, ताकि सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है वो हम 100% कर सकें। इसीलिए हम सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं। जैसे ही सीपीयू फ्री होगा हम क्या करते हैं, सीपीयू शेड्यूलर क्या करता है, रेडी क्यू से एक प्रोसेस को सेलेक्ट करता है और डिस्पैचर के थ्रू सीपीयू को अलोकेट कर देता है। अब सीपीयू शेड्यूलर जो है इसमें बहुत सारी एल्गोरिदम हम यूज़ में लेते हैं। उन एल्गोरिदम से डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोसेस हमको एग्जीक्यूशन के लिए सेलेक्ट करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ अपनी एल्गोरिदम थी, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व थी, शॉर्टेस्ट जॉब टाइम थी, इसके अलावा प्रायोरिटी बेसिस पे थी। तो ये सारी एल्गोरिदम हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसको हम जो एल्गोरिदम जो एग्जीक्यूशन है इसमें प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के हिसाब से हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा नॉन प्रिम्प्टिव और दूसरा होगा प्रिम्प्टिव। नॉन प्रिम्प्टिव में क्या होगा कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो पहले कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस उसको अलॉट होगा। चाहे कोई प्रायोरिटी बेसिस एल्गोरिदम हमारी है, उसमें जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो प्रोसेस आपको एग्जीक्यूट पहले करना होता है। और अगर किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो रहा है उस समय हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया, तो क्या जो प्रोसेस चल रहा है उसको छोड़ करके सीपीयू हायर प्रायोरिटी वाले को एग्जीक्यूट करेगा? अगर नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है तो ऐसा नहीं होगा। अगर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है तो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आने पर सीपीयू जो करंट प्रोसेस है उसको छोड़ करके हायर प्रायोरिटी पे चला जाएगा। यानी कि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती है और प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। यानी कि नॉन प्रिमिटिव में जो प्रोसेस चल रहा है पहले वो कंप्लीट होगा, उसके बाद आगे का देखा जाएगा। जबकि प्रिमिटिव में क्या होता है कि जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम के हिसाब से जिसको प्रायोरिटी है तो सीपीयू एग्जीक्यूटिव होने वाले प्रोसेस को छोड़ करके एल्गोरिदम के हिसाब से काम करेगा। तो ये प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव हर एल्गोरिदम में होगा, मतलब जो भी एल्गोरिदम हम काम में लेंगे वो प्रिमिटिव भी होगी और नॉन प्रिमिटिव भी होगी। आगे हम बात करें कि शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस होती है जिनके बेसिस पे हम या सीपीयू जो है वो प्रोसेस की शेड्यूलिंग करता है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होना चाहिए, कि जो एल्गोरिदम है वो शेड्यूलिंग सीपीयू का इस तरीके से करता है कि जो इसका जो सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है, मतलब सीपीयू का जो यूज़ है वो 100% हो, मतलब आइडल नहीं रहे सीपीयू। ठीक है। इसके अलावा थ्रूपुट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। थ्रूपुट क्या होता है? आउटपुट और इनपुट का रेशो होता है, मतलब जितना इनपुट दे रहे हैं वो और आउटपुट का रेशो होता है। तो ये रेशो ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये रेशो ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट है वो ज़्यादा है, तो आउटपुट हमारा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है टर्न अराउंड टाइम। ये एक टाइम होता है TAT, इसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ये जो है मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? ये होता है वेटिंग टाइम प्लस ब्रस्ट टाइम। ब्रस्ट टाइम आपका होता है एग्जीक्यूशन का जो टाइम होता है उसको ब्रस्ट टाइम कहते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम होता है वेटिंग टाइम या ब्रस्ट टाइम, या हम कहें कंप्लीशन टाइम माइनस अराइविंग टाइम। तो ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। यानी कि टर्न अराउंड टाइम में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? इसमें एक तो इंक्लूड हो रहा है प्रोसेस आ गया और वो वेट कर रहा है और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, यानी प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने का टाइम और प्रोसेस ने कितनी देर वेट किया उतना टाइम। यानी कि कोई भी एक प्रोसेस जो है सीपीयू में या सिस्टम में कितनी देर रहा, दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। तो ये मिनिमम होना चाहिए, यानी कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है। तो ये
अगला जो कंडीशन है वो है कि वेटिंग टाइम जो है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। बस जो है वेटिंग टाइम मिनिमम होगा तो हमारा टर्न अराउंड टाइम भी मिनिमम हो जाएगा, ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा, प्रोसेस को जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। रेस्पॉन्स टाइम मिनिमम होना चाहिए। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज़ रेस्पॉन्स टाइम, वो भी मिनिमम होना चाहिए। तो ये सारे जो हमने अभी डिस्कस किए ये सारे कंडीशंस हैं या शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया हैं। अब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो चार एल्गोरिदम हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि सीपीयू शेड्यूलिंग की 4 एल्गोरिदम है। पहली है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, दूसरी है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तीसरी है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और चौथी है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नाम से हमको पता चल रहा है कि जो पहले आया है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया है हमने कि ये P1 P2 P3 3 प्रोसेस है और ब्रस्ट टाइम इनका दे रखा है 24 3 और 3, ये मिली सेकेंड में यहाँ पर दिया हुआ होता है ना। एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग है ये नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है, यानी कि इसमें प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नहीं होती है। या हम कहें कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है ये नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको इस एग्जांपल में जैसे आपको केवल प्रोसेस आईडी दी है और ब्रश टाइम दिया है, यहाँ पर अराइवल टाइम नहीं दिया है, यानी कि कौन सा प्रोसेस कब आया, P1 कब आया, P2 कब आया, P3 कब आया, ऐसा नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो हमको अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है कि सारे एक साथ आएंगे, सबका अराइवल टाइम क्या है 0, जब प्रोसेस शुरू हुआ सारे प्रोसेस एक साथ आए, ठीक है। अब इन प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा चार्ट यूज़ में लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट जो होता है, गैंट चार्ट की हेल्प से हम हमारे प्रोसेस को शो करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये चार्ट बनाया है तो ये कौन सा चार्ट है, ये गैंट चार्ट है। अगर हम देखें इसको कि कैसे बनाया है तो यहाँ से देखते हैं हम, ये हमारा प्रोसेस आईडी और ब्रश टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। अराइवल टाइम सबका 0 मानेंगे। जब अराइवल टाइम सबका 0 यानी कि सारे प्रोसेस एक साथ आ रहे हैं तब हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, तब हम प्रायोरिटी देते हैं प्रोसेस आईडी से। तो प्रोसेस आईडी यहाँ पर P1 इसका है, तो P1 को हम पहले लेंगे। P1 को पहले ले लिया, 0 टाइम पे कितनी देर चलेगा 24, तो ये 24 तक चला। 24 के बाद P2 आ गया, P2 का ब्रश टाइम 3 मिली सेकेंड है, तो ये 3 मिली सेकेंड चला 27 तक। फिर P3 आ गया, इसका भी 3 है, तो ये 30 पे एंड हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोसेस चार्ट बन गया आपका, है ना, जो कि गैंट चार्ट है एक तरीके का। अब हम देखें, इससे हम वेटिंग टाइम निकालेंगे और इससे हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। प्रोसेस आईडी ये हमको दी हुई, ब्रश टाइम हमको दिया हुआ है, वेटिंग टाइम ये हम निकालेंगे। देखिए वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे कि प्रोसेस ने कितनी देर वेट किया। जैसे कि ये P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस, तीनों 0 समय पर आए, ठीक है। तो P1 का वेटिंग टाइम क्या होगा, 0 पे आया, 0 पे शुरू हो गया तो 0 होगा। P2 का क्या होगा, देखो P2 24 पे, यानी कि P1 कंप्लीट होने के बाद P2 की प्रोसेसिंग या P2 का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ तो P2 का वेटिंग टाइम कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। मतलब कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने का टाइम, स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम कैसे निकालते हैं, स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 24 स्टार्ट टाइम है, अराइवल टाइम 0 है तो 24 हो गया। इसी तरीके से P3 का क्या हो गया, 27 माइनस 0 27। अगला हमको निकालना होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम अभी हमने देखा था, टर्न अराउंड टाइम क्या था, वेटिंग टाइम प्लस ब्रश टाइम, या हम कहें कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, एक ही बात है, ठीक है। तो वेटिंग टाइम ब्रश टाइम से हम निकाल लें, यहाँ पर ये वेटिंग टाइम दिया हुआ है आपको यहाँ पर, है ना, 24, और अराइवल टाइम कितना है 0, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 आ गया। या कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करें तो देखो P1 का कंप्लीशन क्या है 24, तो 24, अराइवल टाइम 0, 24 माइनस 0 24। P2 का क्या है 27, 27 माइनस 0 27। P3 का क्या है 30, 30 माइनस 0 30। इसी तरीके से अगर इनसे लें तो 24 प्लस 0 24, 24 माइनस 24 प्लस 3 27, और 27 प्लस 3 30। ये टर्न अराउंड टाइम हो गया आपका, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं, इसमें ये हमको एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम और निकाल लेते हैं हम इसमें। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए इनको जोड़ लो, 24 और 27 कितने हो गए 51, 51 51, और टोटल कितने हैं 3 का भाग लगाएंगे तो 17 मिली सेकेंड आपका एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। इसी तरीके से एवरेज अगर आप टर्न अराउंड टाइम निकालें तो इन तीनों को जोड़ लो, 24 27 और 30, ये होगा 81, 81 में 3 को डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा आपका, ठीक है। अब अगर हमारा फर्स्ट टाइम फर्स्ट सर्व जो है ये हमने पूरा समझ लिया। अब इसकी लिमिटेशन हम देखते हैं। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन है इसमें कन्वे इफेक्ट।
कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई लेंदी प्रोसेस सीपीयू को पहले मिल गया है ना, जैसे यहाँ हुआ है ऊपर, यहाँ पर क्या हुआ देखो, सबसे पहला प्रोसेस 24 मिलीसेकंड का है, तो ये 24 मिलीसेकंड तक ये आपका इसका एग्जीक्यूशन हो रहा था। तो P2 और P3 जब तक वेट कर रहे थे, जबकि इनका ब्रश टाइम 3-3 सेकंड का है, 3 सेकंड का इनका काम है, लेकिन इनको 24 मिलीसेकंड तक इंतज़ार करना पड़ा। इसी लिमिटेशन को क्या बोलते हैं, कॉन्वे इफेक्ट, यानी कि लेंदी प्रोसेस आ गया तो दूसरे प्रोसेस वेट करते रहेंगे, ये कॉन्वे इफेक्ट है। कॉन्वे इफेक्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का लिमिटेशन है। आगे हम बात करें, एक एग्जांपल और इसका लें, जब अराइवल टाइम दिया हुआ हो तो देख लेते हैं ये वाला एग्जांपल भी। देखो प्रोसेस आईडी दी हुई है, अराइवल टाइम दिया हुआ है और ब्रश टाइम दिया हुआ है। तो अराइवल सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा इसमें, देखो इसमें वैसे तो क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आया वो पहले, ठीक है। तो पहले कौन आया, पहले आया ये P2, तो पहले P2 आ गया, P2 5 सेकंड चला, 5 सेकंड। फिर कौन आया, P1 आया, तो P1 इसका 5-7 चलेगा, तो 5 और 7 12 पे ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद 2 सेकंड पे कौन आया, P4 आया, तो P4 एग्जीक्यूट होगा 4 सेकंड के लिए, 4 मिलीसेकंड के लिए, तो 12 और 4 16। फिर 16 मिलीसेकंड पर P3 आएगा, क्योंकि लास्ट में ये आया था, ये 9 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा 25 तक। अब इनके भी वेटिंग टाइम और जो टर्न अराउंड टाइम है वो हम निकाल सकते हैं, है ना। ये हमको दिया हुआ है PID, अराइवल टाइम और ब्रश टाइम हमको दिया हुआ है, तो वेटिंग टाइम हम निकाल सकते हैं। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं हम, कंप्लीशन, प्रोसेस के कंप्लीशन का टाइम और अराइवल का टाइम को माइनस करना है। तो प्रोसेस कंप्लीशन का टाइम P1 की बात करें, P1 मतलब वेटिंग टाइम यानी कितनी देर वेट किया, तो वो कब आया था और उसको CPU कब मिला, तो जब CPU मिला उसमें से जब आया था उसको माइनस करना है। तो यहाँ पर देखो P1 कब शुरू हुआ, 5 पे, आया कब था ये, P1 कब आया था 1 सेकंड पे, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। P2 देखो 0 पे आया था, 0 पे चालू हो गया, तो 0 वेटिंग टाइम है इसका। P3 आया था 3 पे, और इसको CPU कब मिला है या इसका स्टार्ट कब हुआ है, तो P3 देखो 16 पे स्टार्ट हुआ है, तो 16 - 3 हो जाएगा, 13 आ जाएंगे। P4 देखो, P4 कब आया था, P4 आया था 2 सेकंड पे, P4 2 सेकंड पे आया था, तो शुरू कब हुआ P4 का 12, तो 12 - 2 10 आ जाएगा। इस तरीके से टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 4 11, 5 और 0 5, 9 और 13 22, 4 और 10 14। या फिर क्या करो, जो इनका कंप्लीशन टाइम है उसमें से अराइविंग टाइम को माइनस कर दो। तो P1 का कंप्लीशन टाइम कब है, 12 में से P1 कब आया था 1, तो 12 - 1 11। इसी तरीके से P2 का देखो कंप्लीशन टाइम 5, आया कब था P2 0 पे, तो 5 - 0 वो भी 5 आएगा। फिर P3 कब कंप्लीट हुआ है, 25 पे, आया कब था P3 3 पे, 25 - 3 22, ये 22। P4 कब आया था 2 पे, कंप्लीट कब हुआ 16 पे, 16 - 2 14। कैसे भी निकालो, ठीक है। अब हमको हर एल्गोरिदम के लिए ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो अब हम हर जो है सभी में वेटिंग टाइम भी निकालेंगे और TAT भी निकालेंगे। अब इसमें एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो टोटल कर लेते हैं वेटिंग टाइम का, 4 13 और 10 27, 27 में 4 का भाग लगाएंगे, 6.75 मिलीसेकंड आ जाएगा। इसी तरीके से एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, तो वो क्या होगा, इनको टोटल कर लेंगे हम, 11 5 22 और 14 52 में 4 का भाग लगाएंगे, 13 मिलीसेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। दूसरा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम, यानी कि ऐसी जॉब जिसका बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा उसको CPU पहले असाइन हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ एग्जांपल लिया है, ये प्रोसेस ID दी है, ब्रश टाइम दिया है, इसमें सबसे कम ब्रश टाइम किसका है, इसका है P2 का। तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, नहीं सॉरी सबसे कम किसका है 4, इसका P3 का है, तो P3 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उससे ज़्यादा 5 है P2 का, P2 होगा, फिर P1 होगा। देखो यहाँ पर हमने बनाया है, अराइवल टाइम नहीं दिया है तो सबका 0 मान रहे हैं अपन, है ना। तो P3 पहले एग्जीक्यूट हुआ 4 तक, फिर P2 हुआ, 5 और जुड़ गए, फिर P1 हुआ, 7 सेकंड चला, 16 हो गए। अब इसमें आप वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकाल लो, ये उसी प्रोसेस से हम निकाल लेते हैं। वेटिंग टाइम देखो, P1 सभी 0 पे आए थे, तो सभी का अपने को क्या लेना है, स्टार्ट टाइम लेना है। P1 कब स्टार्ट हुआ था 9 पे, तो 9 - 0 9। P2 कब स्टार्ट हुआ था 4 पे,
तो 4 माइनस 0 4, P3 कब स्टार्ट हुआ था 0 पे, तो 0 माइनस 0 0। इसी तरीके से टर्न अराउंड टाइम निकाल लें हम, इनको जोड़ लें 7 और 9 16, 5 और 4 9, 4 और 0 4, या जो कंप्लीशन टाइम है अराइवल टाइम को माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब इनका एवरेज निकालने से वेटिंग टाइम 9 और 4 13, 13 में 3 का भाग लगाएंगे तो 4.33 एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। इसी तरीके से एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो इनको जोड़ लो 16, 9 और 4, ये हो गए 29, इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 9.66 मिली सेकेंड। तो इस तरीके से ये हो गया। अब जो आपका ये हम जो पढ़ रहे हैं शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, इसमें 2 टाइप का होगा ये, पहला होगा नॉन प्रिमिटिव, दूसरा होगा प्रिमिटिव। हमको पता है नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव में जो प्रोसेस चल रही है पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रायोरिटी देखेंगे। और प्रिमिटिव में प्रायोरिटी वाला आ गया तो जो चल रही है उसको छोड़ करके प्रायोरिटी वाले को पहले करेंगे। तो पहले नॉन प्रिमिटिव देखते हैं जिसमें CPU पहले असाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इसका एग्जांपल ले लिया हमने, देखो ये प्रोसेस ID दी हुई है, अराइवल टाइम दिया हुआ है और ब्रश टाइम दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो शॉर्टेस्ट है यानी कि ब्रश टाइम एक किसका है P3, तो P3 पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसके बाद P4 और P2 में टाई है तो कौन एग्जीक्यूट होगा पहले P2 होगा, या जिसका अराइविंग टाइम पहले होगा वो होगा, ठीक है। और लास्ट में होगा P1 क्योंकि इसका जो है एग्जीक्यूशन टाइम सबसे ज़्यादा है। तो इसका हम गैंट चार्ट बना लेते हैं। देखो अराइवल टाइम 0 है, वैसे तो हमारा जो एल्गोरिदम है ना, उस हिसाब से शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यानी कि ये शुरू होना चाहिए, लेकिन 0 सेकंड पे तो ये आया ही नहीं, ये तो 4 सेकंड पे आया है। तो 0 सेकंड पे क्या होगा आपका P1 चालू हो जाएगा, P1 चालू हो जाएगा। अब ये कौन सा वाला है, नॉन प्रिमिटिव है, इसलिए पूरा कंप्लीट करेगा इसको 7 सेकंड तक। इसके बाद P3 को अलॉट होगा, P3 1 सेकंड का ही है तो 8 पे ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अराइवल टाइम इसका अराइवल टाइम नहीं, दोनों का जो है हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, शॉर्टेस्ट जॉब ब्रश टाइम दोनों का बराबर है तो अराइवल टाइम देखेंगे। अराइवल टाइम P2 का पहले है, P2 का पहले तो पहले P2 आ जाएगा 4 सेकंड के लिए और फिर P4 आएगा 4 सेकंड के लिए। तो इस तरीके से ये आपका नॉन प्रिमिटिव SJF हो जाएगा। इसमें हम वेटिंग टाइम और TAT निकाल लेंगे। वेटिंग टाइम हमारा जैसे P1 के लिए P1 0 पे चालू हो गया और 0 पे आया था, ठीक है। P3 अगला P2 कब आया था साहब, P2 हमारा कब आया था, P2 हमारा आया था 2 सेकंड पे। तो P2 अच्छा अपने यहाँ अराइवल टाइम भी लिखा है, P2 आया था 2 सेकंड पे और कंप्लीट कब हुआ है, P2 स्टार्ट कब हुआ है 8 पे तो 8 माइनस 2 हो जाएगा। P3 स्टार्ट कब हुआ है 7 पे, आया कब था 4 पे तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। P4 स्टार्ट कब हुआ है 12 पे, आया कब था 5 पे तो 12 माइनस 5 7 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे हम, वेटिंग टाइम और ब्रश टाइम को 7 + 0 7, 4 + 6 10, 3 और 1 4, 4 और 7 11। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। अब एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लें और एवरेज TAT निकाल लें। इसका एवरेज वेटिंग टाइम हो गया, इन सबको जोड़ा 6 3 7 को 16 हो गए, 4 मिली सेकेंड हो गया। TAT में इनको जोड़ा 7 10 4 और 11 तो 32 हो गए, 32/4 8 मिली सेकेंड हो गया, ठीक है। अब प्रिमिटिव का एग्जांपल लेते हैं। प्रिमिटिव SJF अगर होगा तो प्रिमिटिव में हमको पता है कि अगर शॉर्टेस्ट वाला आ गया तो हम जो करंट में एग्जीक्यूट हो रहा है उसको छोड़ के शॉर्टेस्ट वाले को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव में हम देखते हैं, ये एग्जांपल लिया है हमने, है ना। यहाँ पर देखो अराइविंग टाइम 0 2 4 6, शॉर्टेस्ट कौन सा है 1, तो सबसे पहले P3 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद 4 और 4 तो P2 एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये 2 पे आया है, और उसके बाद P1 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन 0 टाइम पे, जब 0 टाइम है तब कोई भी प्रोसेस इसमें नहीं है P1 के अलावा, तो P1 शुरू हो जाएगा। लेकिन P1 कब तक चलेगा, P1 जब तक चलेगा कि जब तक अगला शॉर्टेस्ट नहीं आता। जैसे ये आया, ये 2 सेकंड में आ जाएगा तो 2 सेकंड तक P1 चलेगा। उसके बाद आपका CPU जो है P2 पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 सेकंड इसका प्रोसेस हो गया तो बचा कितना, 5 सेकंड इसका बचा। अब ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा और P3 आ जाएगा देखो 4 पे, तो ये 4 तक ही चलेगा P2, उसके बाद P3 को असाइन हो जाएगा तो ये इसके 2 सेकंड बच जाएंगे, ठीक है। 1 सेकंड तक P3 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अब देखो इसमें 5 2 और 4, तो सबसे कम किसका है 2 का है, तो फिर P2 आ जाएगा। फिर 4 और 5 में से P4 का ब्रश टाइम कम है तो P4 आ जाएगा। फिर 5 इसका है तो P1 आ जाएगा। इस तरीके से होगा ये। अब इसमें भी हम वही वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे।
इसकी लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशन है स्टारवेशन यानी भूखा रहना। यानी कि अगर स्मॉलेस्ट ब्रस्ट टाइम वाले प्रोसेस आते रहेंगे तो जिनका ब्रस्ट टाइम ज़्यादा है उन प्रोसेस का नंबर ही नहीं आएगा या उनका वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं स्टारवेशन, ये इसकी लिमिटेशन है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम मिनिमम होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी एल्गोरिदम का वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम शॉर्टेस्ट होता है, तो वो होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। ठीक है, अगली एल्गोरिदम है अपनी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या है, प्रायोरिटी देंगे हमको, उस हिसाब से आपको जो है सीपीयू एलोकेट करना है। इसमें भी दो टाइप के होंगे, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में अगर कोई एग्जीक्यूशन चल रहा है तो वो कंप्लीट होने के बाद प्रायोरिटी देखी जाएगी, जबकि प्रिमिटिव में एग्जीक्यूशन के समय अगर कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी का आ गया तो उसको ले लेंगे अपन। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया अपन ने नॉन प्रिमिटिव का, प्रोसेस आईडी दी है, ब्रस्ट टाइम दी है, प्रायोरिटी दी है। अब देखो यहाँ पर प्रायोरिटी दी है तो 1 प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी, यानी कि सबसे पहले इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, इस हिसाब से। ठीक है, अब इसमें अराइवल टाइम नहीं दिया, यानी कि सब एक साथ आए हैं तो पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, P3 को दी जाएगी यहाँ पर। तो हम इसका गैंट चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले P3 आ जाएगा 0 पे, P3 आ गया, कितनी देर चलेगा P3 कितनी देर चलेगा, यहाँ पर P3 चलेगा 5 सेकंड तक। उसके बाद P3 के बाद कौन आएगा, ये 2 वाला आएगा P2, ये 4 सेकंड चलेगा, 9 पे कंप्लीट हो गया। फिर तीसरे नंबर की प्रायोरिटी का आएगा P1, 8 सेकंड तक चलेगा, 17 पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर चौथी प्रायोरिटी का आएगा P4 जो कि 3 सेकंड के लिए चलेगा और 20 पे एंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हमको वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालने हैं, वो हम पहले की तरह निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें प्रिमिटिव जो होता है, प्रिमिटिव में अगर आपका कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया तो पहले उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे और करंट वाले को छोड़ देंगे। इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने, प्रोसेस आईडी ली है, ब्रस्ट टाइम लिया है, अराइविंग टाइम लिया है, प्रायोरिटी ली है। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ पर देखें प्रायोरिटी वाइज, तो प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले P4 एग्जीक्यूट होगा, लेकिन P4 कब आया है, अराइवल टाइम है इसका 3। इससे पहले कौन आया है, इससे पहले आया है P2 आया है, P1 आया है और P3 आया है। तो सबसे पहले 0 टाइम पे P2 आया है तो P2 का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। अब देखो P4 कब आया है आपका, P4 आया है 3 सेकंड पे, है ना। P4 कब आया है आपका, 3 सेकंड पे आया है। इसकी प्रायोरिटी 1 नंबर की है। तो यहाँ पर जैसे ही 3 सेकंड कंप्लीट होंगे, है ना, और P4 को एग्जीक्यूट हो जाएगा ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाले को, तो ये 3 से 6 तक 3 सेकंड ये चलेगा। और ये कितनी देर एग्जीक्यूट हुआ था, ये इसका ब्रस्ट टाइम 8 सेकंड था, ये 3 सेकंड तक ही एग्जीक्यूट हुआ, तो ये अब आगे बाकी का आगे एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद अगली प्रायोरिटी इसकी है, तो P4 के एग्जीक्यूशन के बाद फिर P3 एग्जीक्यूट होगा। P3 के एग्जीक्यूशन के बाद आपका कौन एग्जीक्यूट होगा, ये तीसरे नंबर वाला P2 होगा और फिर लास्ट में P1 एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से ये इनका एग्जीक्यूशन होगा। इनके भी हम वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकाल के एवरेज निकाल लेंगे। अगला है आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की लिमिटेशन। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो हमने देखी, इसकी लिमिटेशन है स्टारविंग, जो आपकी लास्ट वाले में थी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस आते रहेंगे तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले का वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, एजिंग करते हैं, एजिंग प्रोसेस करते हैं। एजिंग में क्या होता है कि जैसे ही एक हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस वाला जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा, तो लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस जितने भी हैं उनको हम एक एक से प्रायोरिटी उनकी इंक्रीज़ कर देंगे। यानी कि मान लो कि उनकी प्रायोरिटी किसी की 4 है ना, और 4 कम अगर मान रहे हैं तो 1 से इंक्रीज़ करने का मतलब उसकी प्रायोरिटी हम 3 कर देंगे, एक वो एग्जीक्यूट होने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से एजिंग से हम स्टारविंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो है हमारा लास्ट राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एक सर्कुलर मैनर में एग्जीक्यूट करता है प्रोसेस को। ये एक टाइम शेयरिंग सिस्टम है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस में हम CPU के टाइम को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर CPU टाइम हम डिसाइड कर देंगे टाइम स्लाइस के रूप में, और उस हिसाब से फिर क्या करेंगे, हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव का एग्जांपल लिया है हमने कि ये प्रोसेस आईडी ली है और ब्रस्ट टाइम लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखें अगर हम कि यहाँ पर कैसे होगा ये सॉल्व,
तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है गिवन टाइम क्वांटम 2 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड का टाइम क्वांटम हमको दिया है। ठीक, तो अब प्रोसेस तो प्रायोरिटी से होंगे, यहाँ अराइवल टाइम नहीं दिया है, इसका मतलब 0 से हम शुरू कर लेंगे, सभी 0 पे आए हैं तो प्रोसेस आईडी से शुरू कर लेंगे। तो सबसे पहले P1 शुरू कर लेते हैं 2-2 सेकंड के लिए। P1 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, 1 सेकंड बचा। फिर P2 एग्जीक्यूट हुआ अगले 2 सेकंड के लिए, तो P2 का 2 सेकंड बच गया। फिर P3 एग्जीक्यूट हुआ अगले 2 सेकंड के लिए, इसके 3 सेकंड बच गए। फिर से हम P1 पे आएंगे, P1 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीट हो गया। P2 अगले 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीट हो गया। P3 अगले 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, 1 सेकंड और बचेगा, तो फिर P3 1 सेकंड के लिए और एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से 2-2 सेकंड का एग्जीक्यूशन टाइम इसमें रहेगा। ठीक है, इसका भी हम वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे और उनका एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ पर भी प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल नॉन प्रिमिटिव ही डिस्कस करते हैं। अब एक कंडीशन हमको ध्यान रखनी है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर नंबर ऑफ प्रोसेस ज़्यादा है एग्जीक्यूशन के लिए तो हम कौन सी एल्गोरिदम यूज़ में लेंगे, राउंड रोबिन वाली, है ना। और अगर नंबर ऑफ प्रोसेस कम है तो हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ये एल्गोरिदम यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा CPU शेड्यूलिंग कंप्लीट हुआ। थैंक यू।